आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता भाग 4। भाग 1, 2 और 3 हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 4 में हम आपको पढ़ाएंगे परावैद्युत, परावैद्युत के प्रकार, ध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत, परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत के ध्रुवण से विद्युत क्षेत्र का घटना, परावैद्युतांक, ध्रुवण सदिश, विद्युत प्रवृत्ति के और काई में संबंध, परावैद्युत सामर्थ्य। अगला टॉपिक है परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये डाई इलेक्ट्रिक कहाँ से आया, क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक, परावैद्युत, इसको समझेंगे। ठीक है, क्या होता है, जैसे वायु एक कुचालक, कुचालक पता है कुचालक क्या होता है? सबसे पहले तो कुचालक बताओ। जिन कुचालक वो होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, या जो अपने अंदर विद्युत को नहीं बहने देते, अपने अंदर से विद्युत को नहीं बहने देते, वो कौन से होते हैं? कुचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, जैसे कुचालक पदार्थ को ही एक कंडीशन पर डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। वो कंडीशन कौन सी होती है वह देखते हैं। जैसे मान लो एयर, इस डिब्बे में क्या हो गया, एयर के मॉलिक्यूल रख दिए। ठीक है, एयर, एक डिब्बे में एयर के मॉलिक्यूल रख दिए ये। ठीक है, ये एयर के मॉलिक्यूल हो गए। कुचालक पदार्थ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूमते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्लस माइनस एक ही जगह हो गए, एयर के मॉलिक्यूल एक डिब्बे में पैक कर दिए और इन एयर के मॉलिक्यूल्स में, अणुओं में क्या हो गया, ये प्लस माइनस हो गए एक जगह। ठीक है, जब इनको क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, बीच में रखा है। ठीक है, जब स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो कुछ नहीं, जब इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो क्या हो गया, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये माइनस इस साइड आ गया, इसका माइनस। अब देखो दूसरे फिगर में बताते हैं क्या हो जाएगा इन मॉलिक्यूल्स में, माइनस इस साइड आ गया, पॉजिटिव इस साइड आ गया, माइनस इस साइड आ गया, पॉजिटिव इस साइड आ गया। ठीक है, ये प्लस था यहाँ पे तो माइनस इस साइड, यहाँ पे भी माइनस इस साइड, पॉजिटिव इस साइड, माइनस इस साइड, पॉजिटिव इस साइड, माइनस इस साइड, पॉजिटिव इस साइड, माइनस इस साइड, पॉजिटिव इस साइड आ गया। ठीक है, तो इस टर्म पे क्या हो गया, इस वाली सरफेस पे नेगेटिव आयन हो गए और इस वाली सरफेस पे धनायन हो गए, पॉजिटिव आयन हो गए। और ये जो हो गए इनने एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गए। तो क्या बचा अपने पास, यहाँ पे देखते हैं, ये जो हैं यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 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 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है, लेकिन एक अंदर भी इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन इस दिशा में हो गई, तो ये क्या बन गया, एक डाई इलेक्ट्रिक बन गया, डाई इलेक्ट्रिक बन गया। क्या, कैसे बन गया, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये समझें। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत के प्रभाव को दर्शाते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत कहलाते हैं। समझ में आ गया कैसे परावैद्युत, एक इंसुलेटर को कैसे डाई इलेक्ट्रिक नाम दे दिया, एक कंडीशन पर ही एक कुचालक को परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जो अपने में से
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, नहीं होने देते, लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ इनके एग्जाम्पल क्या हैं? कागज, मोम, लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक आदि क्या हो गए? ये परावैद्युत पदार्थ हो गए। समझ में आया? कागज भी इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका, एक कुचालक है, लेकिन जब उसको वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उसमें से विद्युत धारा तो प्रभावित होगी नहीं, लेकिन वो वैद्युत का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अगला टॉपिक है परावैद्युत के प्रकार। तो परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं? परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। एक है ध्रुवीय परावैद्युत, सेकेंड है अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है? ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। इनके अणुओं में दोनों केंद्रों के बीच एक सीमित अल्प दूरी होती है। क्या बोल रहे हैं? कि जो इनके ऋणावेश के केंद्र और धनावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। मतलब उनमें देखो क्या होगा, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो इसका एक एग्जाम्पल H2O ध्रुवीय परावैद्युत का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मान लो ये O हो गया और ये H, दो H के अणु हो गए और एक ये O का हो गया। ठीक है, तो बाहर लिखने थे, ये O का अणु हो गया और ये दो H के अणु हो गए। ये पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये एक दूसरे के केंद्र क्या हो गए? एक दूसरे के संपाती नहीं है, एक दूसरे से इतनी अल्प दूरी हो गई। कितनी हो गई? ये अल्प दूरी हो गई दोनों केंद्रों से। ये धनावेश के केंद्र हो गए, ये इसका ऋणावेश का केंद्र हो गया, धनावेश का, ये ऋणावेश का। तो इन दोनों से क्या हो गई? ये अल्प दूरी हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? इनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। इनके अणुओं के केंद्रों के बीच एक सीमित तथा अल्प दूरी होती है। ठीक है, इस प्रकार इनके अणुओं का नेट आवेश शून्य होता है। इनके अणुओं का नेट आवेश क्या होता है? शून्य होता है तथा नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। इसमें क्या है? नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। ठीक है, इनका एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका नेट आवेश शून्य होता है तथा इनका एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तो क्या है? और इसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। तो क्या हो गया? ये एक डाइपोल लेंथ हो गई। ठीक है, ये द्विध्रुव हो गए। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी द्विध्रुव की नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। ये इसका सेंटर यहीं रहेगा, इसका सेंटर यहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी? एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो जो इनके डायरेक्शन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? एक दिशा में संरेखित होने के प्रयास करेंगे। तो जिसका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो शून्य हो जाएगा। इसका नेट आवेश भी शून्य होता है। ठीक है, इसका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, वायु वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तापीय विक्षोभ के कारण वैद्युत द्विध्रुव
यादृच्छिक अभिविन्यस्त होते हैं तो फलस्वरूप द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। ठीक है, समझ में आया क्या होता है ध्रुवीय परावैद्युत? ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। इनके अणुओं में दोनों केंद्रों के बीच एक सीमित अल्प दूरी होती है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं HCl। ठीक है, तो ये क्या हो गया Cl और ये हो गया H। ये H का हो गया, ये Cl का हो गया, ये माइनस हो, ये Cl हो गया माइनस का, ये H हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये इनकी डिस्टेंस हो गई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, ये आपके द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये P हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एक दूसरे के केंद्र क्या हो गए, संपाती नहीं है, ये दोनों केंद्र क्या है, अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया, ध्रुवीय परावैद्युत। एग्जाम्पल क्या है, H2 है, HCl है, ये ध्रुवीय परावैद्युत हो गए। अब ठीक है, अध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है? अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है H2। ठीक है, H2 में क्या होता है, दो अणु हो गए। ठीक है, ये पॉजिटिव, तो इनका जो केंद्र में आएगा, ये इन दोनों के अणु क्या हो गए, संपाती हो गए। ठीक है, मतलब इनका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि इसमें लेंथ तो है नहीं है, ये केंद्र यहाँ पे संपाती हो गए, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया। समझ में आ गया, धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसके उदाहरण है H2, O2 आदि अध्रुवीय परावैद्युत के उदाहरण। अगला टॉपिक है परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, क्या होता, कैसे होता है परावैद्युत का ध्रुवण? वाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। ठीक है, चाहे वह ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? चाहे वह ध्रुवीय परावैद्युत हो या अध्रुवीय परावैद्युत हो, उसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, वाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चाहे ध्रुवीय हो या अध्रुवीय परावैद्युत हो, नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। किंतु जब परावैद्युत को किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें वाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ठीक है, जिसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश होता है। इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, वाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चाहे वह ध्रुवीय परावैद्युत हो या अध्रुवीय परावैद्युत हो, नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जब परावैद्युत को किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें वाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुदिश होता है। इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब है ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। ध्रुवीय परावैद्युत के प्रत्येक अणु में एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, जब ध्रुवीय परावैद्युत को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है,
तो उसके प्रत्येक अणु पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ज्यों-ज्यों वैद्युत क्षेत्र बढ़ाया जाता है तो अधिक से अधिक अणु वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। इस प्रकार ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत के प्रत्येक अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जब किसी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके प्रत्येक अणु पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ज्यों-ज्यों वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं उसके अधिक से अधिक अणु वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं। इस प्रकार ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण हो जाता है। अगला टॉपिक है अध्रुवी। अब है अगला टॉपिक अध्रुवी परावैद्युत का ध्रुवण। जब अध्रुवी परावैद्युत को, अध्रुवी परावैद्युत क्या रहते हैं? इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं। जब इसको अध्रुवी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश विपरीत दिशाओं में थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, जिनकी दिशा धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। जिनकी दिशा धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। फलस्वरूप अध्रुवी परावैद्युत में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार अध्रुवी परावैद्युत का ध्रुवण हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? जब किसी अध्रुवी परावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश विपरीत दिशा में थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, जिसकी दिशा धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। फलस्वरूप अध्रुवी परावैद्युत में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार अध्रुवी परावैद्युत का ध्रुवण हो जाता है। अगला टॉपिक है परावैद्युत के ध्रुवण से वैद्युत क्षेत्र का घटना। ठीक है, माना AB दो समांतर प्लेटें हैं। दोनों प्लेटों के मध्य PQRS एक परावैद्युत आयताकार गुटका रखा है। माना दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न किया जाता है जिसकी दिशा A से V की ओर होती है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत गुटके का ध्रुवण हो जाता है। ठीक है, परावैद्युत गुटके के अणुओं के जो अणु हैं उनके धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लेट V की ओर तथा इसके ऋणावेश विपरीत वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्लेट A की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्लेट PQ पर ऋणावेश की अधिकता तथा प्लेट RS पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। गुटके के शेष भाग में नेट आवेश शून्य हो जाता है क्योंकि प्रत्येक अणु का धनावेश दाईं ओर के ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त कर देता है। प्रत्येक अणु का धनावेश दाईं ओर के अणु के ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त कर देता है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। जब क्या वैद्युत क्षेत्र A से V की ओर लग रहा है, ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, जो इस गुटके का क्या होता है, ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण होने के कारण क्या होता है, जो इस अणु का धनावेश है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लेट V की ओर आ जाते हैं और जो इस अणु का ऋणावेश है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्लेट PQ की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार प्लेट PQ पर ऋणावेश की अधिकता हो जाती है और RS पर धनावेश की अधिकता हो जाती है और बीच के जो टर्म होते हैं, जो अणु का प्रत्येक अणु का जो धनावेश होता है वो दाईं ओर के ऋणावेश को
निरस्त कर देता है, इसके ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है और या इसके प्लेट PQ पर ऋणावेश हो जाता है और RS पर धनावेश हो जाता है। ठीक है, जब परावैद्युत गुट का RS पर धनावेश एवं PQ पृष्ठ पर ऋणावेश की अधिकता रहती है। यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे ऋणावेश की अधिकता हो गई और यहाँ पर धनावेश की अधिकता हो गई, तो उसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र EP उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा कहाँ से, पृष्ठ RS से पृष्ठ PQ की ओर होती है। ठीक है, पृष्ठ RS से पृष्ठ PQ की ओर मूल वैद्युत क्षेत्र, जो मूल वैद्युत क्षेत्र क्या है E0, इसकी विपरीत दिशा में हो गई। ठीक है, तो जो नेट वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E = E0 - EP। इस क्षेत्र की दिशा मूल वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें EP वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जो मूल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। तो नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E = E0 - EP। ठीक है, ये हो गया अपना नेट वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र, इस प्रकार किसी वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत की उपस्थिति से सदैव मूल वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार किसी विद्युत क्षेत्र, कोई वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत की उपस्थिति से सदैव मूल वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। इसमें परावैद्युतों की उपस्थिति हो गई तो अपना जो मूल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसके अंदर कम हो जाएगा। यहाँ E0 और EP की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, तो अपना E बराबर आ जाएगा E0 - EP। ठीक है, एक बार फिर से देख लो पूरा डेरिवेशन क्या है। सबसे पहले क्या बोला है, माना AB दो प्लेटें हैं। ठीक है, इसके अंदर PQRS एक परावैद्युत आयताकार गुटका रखा हुआ है। दोनों प्लेटों के बीच एक E0 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिसकी दिशा A से B की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत गुटके का ध्रुवण हो जाता है। परावैद्युत अणुओं के गुटके के अणुओं के धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लेट V की ओर तथा ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्लेट A की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अस्पष्टता पृष्ठ PQ पर ऋणावेश की अधिकता तथा पृष्ठ आवेश पर धनावेश की अधिकता हो जाती है। गुटके के शेष भाग में नेट आवेश शून्य होता है क्योंकि प्रत्येक अणु का धनावेश अपने दाईं ओर के अणु के ऋणावेश के प्रभाव को निरस्त कर देता है। जब पृष्ठ PQ पर धनावेश की अधिकता और पृष्ठ RS पर ऋणावेश की अधिकता होती है तो गुटके के अंदर एक EP वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो मूल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। तो इसके अंदर जो नेट वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E = E0 - EP। इसकी दिशा मूल वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। इस प्रकार किसी वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत की उपस्थिति से मूल वैद्युत क्षेत्र घट जाता है। ठीक है, अब E0 और EP की दिशाएं विपरीत हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा, E0 - EP। अगला टॉपिक है परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आरोपित वैद्युत क्षेत्र E0, आरोपित वैद्युत क्षेत्र E0 तथा नेट वैद्युत क्षेत्र E तथा नेट विद्युत क्षेत्र E, आरोपित वैद्युत क्षेत्र E0 तथा नेट वैद्युत क्षेत्र E के मानों के
अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो माध्यम का परावैद्युतांक K बराबर E0/E। ठीक है, तो अपन को पता है जो E0 है वो बड़ा होता है E से। ठीक है, E0 बड़ा है E से, तो K भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 से। इस प्रकार माध्यम का परावैद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है, सदैव 1 से अधिक होता है। K को माध्यम की विशिष्ट प्रेरकी धारिता भी कहते हैं। K को माध्यम की विशिष्ट प्रेरकीय धारिता भी कहते हैं। एक बार फिर से क्या बोल रहे हैं, आरोपित वैद्युत क्षेत्र E0 तथा नेट वैद्युत क्षेत्र E के मानों के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो माध्यम का परावैद्युतांक K बराबर E0/E। अपन को पता होता है जो आरोपित वैद्युत क्षेत्र वो ज़्यादा होता है नेट वैद्युत क्षेत्र से, तो यहाँ पे K का मान भी क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, K को माध्यम की विशिष्ट प्रेरकी धारिता भी कहते हैं। क्या होता है, ध्रुवण सदिश। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, माना एक आयताकार परावैद्युत गुटके को, आयताकार परावैद्युत गुटके को एक समान वैद्युत क्षेत्र E0 में रखा जाता है। तो इस क्षेत्र के कारण परावैद्युत गुटके का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। परावैद्युत गुटके का ध्रुवण हो जाता है। फलस्वरूप गुटके के प्रत्येक आयतन अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किंतु नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो क्या बोल रहे हैं, किसी ध्रुवित परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश या ध्रुवण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी ध्रुवित परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश या ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले बता दिया, छोटी सी लैंग्वेज से भी क्या होता है। माना एक आयताकार परावैद्युत गुटके को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र E0 में रखा जाता है तो
परावैद्युत गुटके का ध्रुवण हो जाता है। फलस्वरूप गुटके के प्रत्येक अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक आयतन अल्पांश पर, ध्यान देना, प्रत्येक आयतन अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, लेकिन इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है ध्रुवण सदिश की? किसी ध्रुवित परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश या ध्रुवण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब है परावैद्युत प्रवृत्ति, वैद्युत प्रवृत्ति। अगला टॉपिक है वैद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, ये क्या होती है? किसी समांगी माध्यम में ध्रुवण सदिश P समानीत वैद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोल रहे हैं? किसी समांगी माध्यम में ध्रुवण सदिश P समानीत वैद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, जब एक समानुपात का साइन जाता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यह एक आनुपातिक नियतांक है, इसको क्या बोलते हैं? काई। ठीक है, यह एक आनुपातिक नियतांक है जिसे परावैद्युत माध्यम की प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे परावैद्युत माध्यम की प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो परिमाण क्या हो जाएगा? P का परिमाण ये हो जाएगा P बराबर काई E, तो काई बराबर हो जाएगा P अपॉन E। ठीक है, ध्रुवित परावैद्युत को दो आवेशित पृष्ठों के तुल्य होता है। जो ध्रुवित परावैद्युत होता है, ये ध्रुवित परावैद्युत है अपना। ठीक है, ये क्या है? यहाँ माइनस है और ये प्लस है। जो अपना ध्रुवित परावैद्युत है वो क्या हो गया? दो आवेशित पृष्ठों के तुल्य हो गया। ठीक है, तो मान सकते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा P, इसका माइनस सिग्मा P और इसका प्लस सिग्मा P हो जाएगा। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा P और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा P है। माना परावैद्युत गुटके के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा इसकी मोटाई कितनी हो गई? D हो गई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा मोटाई D है। तब परावैद्युत गुटके पर ध्रुवण आवेश क्या हो जाएगा? Q। तब परावैद्युत गुटके पर ध्रुवण आवेश QP कितना हो जाएगा? सिग्मा P इंटू A। ठीक है, ये हो जाएगा QP इज इक्वल टू सिग्मा P इंटू A। फिर हो जाएगा परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण। परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण बराबर QP इंटू D। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एक चार्ज और उनके बीच की दूरी। तो ये हो गया परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण। और परावैद्युत गुटके पर जो ध्रुवण आवेश हो गया QP, ये हो जाएगा सिग्मा P इंटू A। ठीक है, तो यहाँ पे QP की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा P A इंटू D। तो जो A इंटू D है इसको क्या लिख देंगे? V लिख देंगे। ये हो जाएगा गुटके का आयतन। क्या हो जाएगा? A इंटू D गुटके का आयतन हो जाएगा, तो इसका सिग्मा P इंटू V हो जाएगा। अतः ध्रुवण सदिश का परिमाण
ध्रुवण सदिश का परिमाण कैसे लिख देंगे? ध्रुवण सदिश का परिमाण क्या हो जाता है? ध्रुवण सदिश का परिमाण P बराबर सिग्मा P इंटू V अपॉन V इज इक्वल टू सिग्मा P। ये टर्म आपको समझाते हैं। हमने क्या बोला था आपको? ध्रुवण सदिश क्या होता है? किसी द्विध्रुव परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण। तो प्रति एकांक आयतन क्या हो गया? ये प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकाल लिया? ये निकाल लिया। क्या होता है ध्रुवण सदिश? किसी ध्रुव परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश या ध्रुवण कहते हैं। तो ध्रुवण सदिश का परिमाण P बराबर प्रति एकांक आयतन में परावैद्युत का जो द्विध्रुव आघूर्ण हो गया वो क्या हो गया? ध्रुवण सदिश हो गया। तो ये काय के बराबर हो जाएगा? सिग्मा P के बराबर। एक बार पूरा फिर से समझ लेते हैं क्या होता है ध्रुवण सदिश। माना एक आयताकार परावैद्युत गुटके को एक समान वैद्युत क्षेत्र E0 में रखा जाता है तो परावैद्युत का ध्रुवण हो जाता है। फलस्वरूप गुटके के प्रत्येक आयतन अल्पांश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो ध्रुवण सदिश क्या हो जाता है? किसी ध्रुवित परावैद्युत माध्यम के प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश या ध्रुवण कहते हैं। वैद्युत प्रवृत्ति क्या होती है? किसी समांगी माध्यम में ध्रुवण सदिश P समानीत वैद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती होता है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। एक आपका अनुपात समानुपात जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसे काई बोलते हैं। यह एक आनुपातिक नियतांक है जिसे परावैद्युत माध्यम की प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू काई इंटू ए। तो काई इज इक्वल टू P अपॉन E। ठीक है। परावैद्युत गुटके पर ध्रुवण आवेश, यहाँ के मान लो क्या है, जो अपना परावैद्युत गुटका है, ठीक है, दो पृष्ठ आवेशों के तुल्य होता है जिन पर प्रेरित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएंगे? यहाँ पे माइनस सिग्मा P और यहाँ प्लस सिग्मा P हो जाएगा ये। ठीक है। तो ध्रुवण आवेश क्या हो जाएगा? QP इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इसके प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा इसकी मोटाई क्या हो गई? दी प्रति यहाँ पे माना गुटके के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा इसका मोटाई D है। ठीक है। तो परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण QP इंटू D हो जाएगा। तो यहाँ से QP की वैल्यू रख देंगे सिग्मा P A इंटू D। तो ये जो होता है A इंटू D ये गुटके का आयतन हो गया। ठीक है। अब ध्रुवण सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन में परावैद्युत गुटके के प्रति एकांक आयतन में परावैद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवण सदिश कहलाता है। तो ये सिग्मा P के बराबर होता है। परावैद्युत प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश या ध्रुवण कहते हैं। अगला टॉपिक है K और काई में संबंध। क्या बोल रहे हैं? यदि E0 परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में यदि E0 परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत गुटके को रखने पर किसी परावैद्युत गुटके को रखने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण EP हो तो नेट विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो तो नेट विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा? E बराबर E0 माइनस EP। ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? EP किंतु EP बराबर क्या होता है? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें अपन ने वैद्युत क्षेत्र निकाला था। ठीक है। जब दो
ये समांतर प्लेटें थीं, ठीक है, तो जब उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पी और ये माइनस सिग्मा पी बराबर किंतु विपरीत दिशा में थे, तो इस पर क्या हुआ था, जब वैद्युत क्षेत्र निकाला था तो बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य था, लेकिन इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र निकाला था वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ई पी क्या हो गया, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इससे निकाला था, अभी अपन ने डेरिवेशन निकाला था, तो ध्रुवण सदिश सिग्मा पी बराबर काय के था, पी के बराबर था, तो ई पी बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ई बराबर ई जीरो माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पी बराबर अभी निकाला अपन ने काई इंटू ई होता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ई जीरो माइनस काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई का दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन ई माइनस काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो के बराबर क्या होता है, ई जीरो अपॉन ई, माध्यम का परावैद्युतांक होता है ये, तो 1 बराबर के माइनस काई अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हो गया परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन ई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टर्म को इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड ले जाएंगे, तो काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के माइनस 1, तो काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा ये संबंध क्या बोल रहे हैं, यदि ई जीरो परिमाण वाले वैद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत गुटके को रखने पर उसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ईपी हो, तो नेट वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ई इज इक्वल टू ई जीरो माइनस ईपी, ईपी बराबर होता है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन ने 2 समांतर प्लेट ली थी, ठीक है, उसमें वैद्युत क्षेत्र निकाला था आवेश, तो इनके यदि 2 प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर तथा विपरीत दिशाओं में हो, तो उनके जो वैद्युत क्षेत्र निकाला था तो वो क्या आया था, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या है, ई पी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो अपना परावैद्युत गुटका है वो काय के बराबर मान लिया था अपन ने, प्लेट्स के बराबर, ठीक है, समतल प्लेट के लिए मान लिया था, इनके पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी और एक का माइनस सिग्मा पी, उसके तुल्य मान लिया था, ठीक है। तो इसका ये आ गया सिग्मा पी बराबर पी लिख देंगे, अभी निकाला है अपन ने ध्रुवण सदिश सिग्मा पी बराबर पी, जो पृष्ठ आवेशों के तुल्य हो गई, ध्रुवण सदिश हो गया, तो ई पी बराबर पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू ई पी की वैल्यू रख देंगे ई जीरो माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पी इज इक्वल टू क्या होता है, विद्युत प्रवृत्ति, P इज इक्वल टू काई ई, तो यहाँ पे P की वैल्यू रख देंगे E इज इक्वल टू ई जीरो माइनस काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E का दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो 1 इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन ई माइनस काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या हो जाएगा, ई जीरो अपॉन ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू के माइनस काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के माइनस 1, तो काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1। अगला है अपना अगला टॉपिक है परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। क्या होती है परावैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या बोल रहे हैं,
विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं। परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? परावैद्युत जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करते हैं तो क्या होते हैं? माइनस माइनस परावैद्युत माध्यम में, यहाँ प्लस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब और अधिक मान बढ़ाया तो क्या हो सकता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सरफेस को छोड़कर बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलने देना है। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं, परावैद्युत माध्यम की सामर्थ्य कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन भी है, वैद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है। परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है। परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या? वैद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है। मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे बिना भंजन, उसमें मतलब वो नहीं टूटेगा। तो परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है। परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वायु की परावैद्युत सामर्थ्य, वायु की परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होती है। एक बार क्या फिर से देख लो, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम से इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होते हैं, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है, परावैद्युत मान के उस अधिकतम मान को जिसे आरोपित करने पर परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वायु की परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होती